तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, कैप्टन जो था ना, था तो बहुत लालची आदमी। और जैसे ही वो जो क्लोन गिरता है, जो ये थर्ड स्पिरिट थी, स्पिरिचुअल सोल, उसकी ऑरा फील करके कैप्टन एकदम बावला हो जाता है। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी अब आके, क्योंकि जो ऑरा फील हो रही थी ना उस जख्म से, उसको देख करके कैप्टन एकदम क्रेजी हो चुका था। अंदर थी इमॉर्टल एनर्जी, क्योंकि ये क्लोन किसी बॉडी या फ्लैश से थोड़ी बना था, चमड़ी से, बल्कि एक स्पिरिचुअल प्लांट से बना था। जो भी था, जो नीदर स्पिरिट थी, उसने अपने इसको बनाने के लिए, क्लोन के लिए बहुत मेहनत किया होगा। किस प्रकार का पौधा ढूंढा होगा पता नहीं, लेकिन बॉडी जहाँ पर गिरती है अलग लेवल का प्रेशर था। आसपास के जो पेड़ पौधे थे, जंगल थे, बोल लो पहाड़ी थी, सब इस दौरान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लोगों की फट चुकी थी, लेकिन कैप्टन के दिमाग में अलग चीजें चल रहा था कि कहाँ से मिला होगा नीदर स्पिरिट को ऐसा पौधा, इंसानी पौधा। यानी अचंभित थी कैप्टन को देख करके, ये आदमी भूत है क्या? कैप्टन कोई ऐसा बावला आदमी नहीं है। कैप्टन जो है साइको है, हर समय मरने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। क्योंकि यानियान फील कर रही थी भाई दूर से ही एक ऑरा, उस वो जो क्लोन बॉडी थी उससे एक डेडली ऑरा। ये बोलने वाली थी कुछ कि नहीं जाना चाहिए, मतलब ऐसा जो भी इसका अपना विचार था। लेकिन फिर जू की तरफ देखती, जू की आंखों में भी एक अलग चमक था। तो वो बोलती है फिर, बिग ब्रो जू किंग, क्या हमें जाना चाहिए, इसको खाना चाहिए? जू का जो पागलपन था अलग था कैप्टन से, क्योंकि जू हमेशा चौकन्ना रहता था। देखो कैप्टन का लगता है, कैप्टन अगर महंगा ट्रेजर है भाई जिससे काम हो सकता है, तो कैप्टन ये नहीं सोचता कि क्या होगा, लेकिन जू फिर भी सोचता है थोड़ा बहुत। और जू को भी पता था देखो क्या किस प्रकार की बॉडी है ये, जो कि इसके लिए भी फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि स्पिरिचुअल प्लांट से बना हुआ ये बॉडी है। तो इसलिए जू एक्साइटेड था, नहीं कि कैप्टन के जैसा कि बस अब दिख गया माल अच्छा तो बस उसको चाहिए। कैप्टन को वैसा नहीं था। और दूसरी बात, जू ये भी देख रहा था कि नीदर स्पिरिट ऊपर में सफर कर रही है 3 स्वॉर्ड से, जिससे बेटर कर रहा है। ये अच्छा मौका था, इसलिए जू तैयार था रिस्क लेने के लिए। अब एक ही प्रॉब्लम था कि जो क्लोन से वो प्रेशर निकल रहा उसको झेलना, इसके लिए जू चिंतित था। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मतलब जू कैप्टन की तरफ और कैप्टन जू की तरफ। तो जू बोलता है हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो प्रेशर झेल पाए। कैप्टन बोलता है मेरे पास कुछ, और एक B6 निकालता है कैप्टन। जू और अचंभित होता है कि कितना तैयारी करके आई ये आदमी, कि तुम्हें मालूम है एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर आने से पहले मैं अलग प्लान कर रहा था, वो जो फ्लेम फिनिक्स का घोंसला है ना वहां जाने के लिए, तो उसकी तैयारी में ये चीजें मैं लेके आया था। लेकिन दुख की बात है कि हम यहाँ पर आ गए, तो मैंने वो वाला जो प्लान था ना फिनिक्स का घोंसले में जाना, वो छोड़ दिया। लेकिन जो फिर ये उधारी रहेगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि देखो ये सब सामान मैं खर्चे कर रहा हूँ, तो मैं एकदम गरीब हो गया। अब यानियान के को कुछ नहीं देते हैं कैप्टन, क्योंकि डिसाइड ये होता है कि यानियान का कल्टीवेशन भी सही नहीं है, मैजिकल डिवाइसेस के साथ भी वो टिक नहीं पाएगी, तो उसे इधर ही रहना है। यानियान नर्वस थी इन दोनों को चाहते हुए देखती। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जो क्लोन का प्रेशर था वो बढ़ते जाता है, और दोनों का चेहरा भी पीला पड़ने लगता, ब्लड आ रहा था भाई मुंह से। अब कहाँ कहाँ से बताऊं, मैजिकल डिवाइसेस ब्लास्ट करने लगते, मतलब सपोर्ट कर रहे थे, कितने लेवल तक कर सकते। दोनों प्रेशर की वजह से झुकने लगते हैं, लेकिन फिर भी रेंगते हुए जाते हैं। ऐसा नहीं कि झेल नहीं सकते थे प्रेशर, लेकिन बिजलियां भी कड़क रही थी, तो नीचे से बैठ के जाना ज्यादा आसान था। उधर ऊपर में बैटल चलते रहता है। जू और कैप्टन आगे बढ़ते जा रहे थे, बिजली कड़क रही थी, फिर भी ये नहीं रुकते, और अब 300 मीटर की बस दूरी पे रह गए थे। प्रेशर इतना था ना कि इनको पीछे ढकेलने लगता है। अब दोनों क्या करते हैं ना, वो जो कपड़े उपड़े फाड़े थे इन्होंने नीदर स्पिरिट के, उससे निकालते और खुद को लपेट लेते उसमें, प्रेशर कम हो जाता है। फिर भी प्रेशर तो था, और रेंगते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इस दौरान जू की नजर कहीं पड़ती है साइड में, और जू फिर कैप्टन की तरफ देखता है। कैप्टन का एक्सप्रेशन बदलता, क्योंकि एक और तीसरा कोई था जो कि इस तरह पड़ रहा था क्लोन की तरफ। रेड रोब में पोनी टेल थे, मतलब ये लड़की थी, मास्क पहने हुई थी। लड़की का जो वेपन था ना एक हंसिए के समान था, लेकिन जिसमें घोस्ट जैसा कुछ तो दिख रहा था। सिकल का जो हेड था एकदम घोस्ट हेड की तरह लग रहा था। अब दोनों जब उस लड़की को देखते तो उस लड़की की भी नजर इन पे पड़ती। कैप्टन कहता है ये तो विचित्र बात हो गई, कोई मेरा मेरा स्टफ चुराना चाहता है, हमारा। कैप्टन की नजर अब बहुत गुस्से में थी, और जू की भी आंखें कोल्ड हो जाती। लड़की हैरान थी कि ये दोनों कौन है। फिर उसकी नजर पड़ती है इनके कपड़ों पर जो इन्होंने लपेटे थे। वो ये तो समझ जाती है कि ये वही लोग होंगे जिसने नीदर स्पिरिट के कपड़ों को लूटा है। लड़की के पास भी अच्छा प्रोटेक्शन था, और वो खोपड़ी की 120 मीटर के रेंज में आ चुकी थी। कैप्टन थोड़ा सा व्याकुल होता है, क्योंकि ये लोग पीछे थे, और थोड़ा सा ना अपने मतलब बोल सकते हो खून को निकालता है अपने उंगली को काट करके, जिसकी वजह से इसकी आंखें चमकने लगती, कैप्टन की ऑरा बदलती, स्पीड बढ़ती है। जू को पार करते हुए वो 90 मीटर के रेंज में आ जाते हैं क्लोन से। जू अभी भी 150 मीटर की दूरी पे था। ये अपनी परछाई को बोलता है कुछ, जो कि आगे बढ़ना शुरू करती, क्योंकि परछाई पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लग रहा था। और परछाई क्या करती है ना, अपनी ऑरा को करके लपेट देती है वो जो क्लोन था वहां तक पहुंच करके, और जू को फिर खींचना शुरू करती है। तो जू अलग तरीके से आगे बढ़ता है, और जल्दी 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 करके 30 मीटर के रेंज में आ जाता है। मतलब कैप्टन और इस लड़की दोनों से जू फास्ट था, और पहुंच भी जाता, सीधा कर देता, रुकता नहीं। कैप्टन की तरफ देखता है जो कि 30 मीटर की दूरी पे थी, और उनकी भी मदद करता, और वो भी आ जाते हैं। फिर
ज़ू की नज़र नाक पर पड़ती है क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ोकस उसको लगता है नाक पर एनर्जी की। और उससे याद आता है जब ये लोग टेलीपोर्ट करके आ रहे थे सेवन ब्लड आइज़ में, यहाँ पर शिफ्ट कर रहे थे, मतलब ये जो जहाँ जिस लैंड पे हैं, तो नीदर स्पिरिट उस समय मिरर में अपने को देख रही थी और अपने नाक की तरफ जाता देख रही थी। ज़ू भी आगे बढ़ता और कैप्टन भी उसी तरफ आगे बढ़ते। उधर जो नीदर स्पिरिट के 2 बचे क्लोन थे ना, वो तीनों स्वॉर्ड से एल्डर से बैटल कर रहे थे। अब बैटल देखो इंटेंस था, तो उन लोगों का भी ध्यान इधर नहीं था। और देखो क्योंकि नीदर स्पिरिट घोस्ट एम्परर की तीसरी सोल थी, स्पिरिचुअल सोल, तो आसान नहीं था। वो जो वर्ल्ड स्पिरिट स्टेज था ना, उसके पीक लेवल पे थी, तो तीनों एल्डर को अच्छा खासा मशक्कत करना पड़ रहा था और इतना आसान नहीं था उसको मारना। मतलब अनडाइंग बोल सकते हो उसको, उसके पास लाइफ फोर्स की बिल्कुल कमी नहीं थी। इसीलिए स्वॉर्ड सेजेस वालों ने अभी तक इन पर मतलब शिकंजा नहीं कसा था पहले, क्योंकि इनको मारना आसान नहीं होता है। तो जू नाक के लेफ्ट की तरफ बढ़ता और कप्तान अपने राइट की तरफ, और उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी दर्जन मीटर पीछे थी और दांत पीस रही कि अरे ये दोनों तो मुझे हरा देंगे। और ये भी उस समय जब इसे कुछ मेंशन ग्रोटो से नहीं मिला था, तो अलग लोकेशन पे जाने वाली थी, लेकिन इसने भी ये क्लोन को गिरते हुए देखा था, तो इस तरफ ही आ गई थी वो ऑरा को फील करके। तो खोपड़ी की तरफ पड़ती है, मतलब क्लोन के खोपड़ी की तरफ, क्योंकि इसके हिसाब से जो इसेंस होते हैं ना, वो खोपड़ी की तरफ होते हैं। और ये सोच रही थी ये इन्होंने कपड़े पहन के रखे, तो मैं पता भी नहीं कर सकती ये कौन से सेक्ट के या कहाँ के हैं। इस दौरान इसका जो ये हसिया था, सरिया था, जो भी बोल लो, वो चमकता है काली ऑरा के साथ। जो खोपड़ी था इसके सरिया का, उसकी आंखें खुल जाती। उस ऑरा की वजह से इस लेडी का स्पीड बढ़ता है, लेकिन फिर भी ये स्लो थी। अब देखो क्लोन तो काफी बड़ा था, आपको पता ही है, और दोनों पागलों की तरह ना एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं ऑरा। नोज की ऑरा धीरे धीरे ग्रे पड़ने लगती। और जू भाई कैप्टन तो अलग लेवल पे एब्जॉर्ब कर रहा था, जू क्या करता ना, अपना जो ग्रू ग्लूम वाला हाथ था उसे यूज करता है और नाक में धंसा देता है और ज्यादा अंदर से ऑरा खींचना शुरू करता है। पैट्रियार्च और शैडो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और वो भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसने जू को बोला था पैट्रियार्च ने कि मैं 3 महीने में अपग्रेड हो जाऊंगा, लेकिन अब उन्हें मौका मिल चुका था। और जू का जो पीछे में ऑरा था ना, वो गोल्डन क्रो का, वो भी चमकना शुरू करता, टोटम का मानो एक ब्लैक होल सा बनता और वो भी अब्सॉर्ब करना शुरू करता। और ज्यादा जू लेकिन उसे फैलने नहीं देता, नहीं तो वो टैटू बढ़ते जाता है और धीरे धीरे जो उसके पूंछ थे इसके गोल्डन क्रो के 13 से 17 हो जाते। बोल सकते हो टैटू जो है ना, जू का जो बॉडी का अपर हिस्सा है अच्छा खासा कवर कर चुका था और एक हीट वाली ऑरा जू फील करता था। और धीरे धीरे ऑरा एब्सॉर्ब करते करते इसका जो तीसरा हेवनली पैलेस था ना, वो और सॉलिड होने लगता है, क्योंकि आधे से ज्यादा तो हो ही चुका था और 90% ये क्रॉस कर जाता। ये लिमिट था, इससे ज्यादा ये एब्सॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको फिनिश करना तो एक गोल्ड कोर चाहिए उसके अंदर में, और हर एक गोल्ड कोर बनाने के लिए आपको समय लगता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बाहर से बनाते हैं सामान लेकर के उसे एब्सॉर्ब करते हैं। अब जू का क्या था कि तीसरा जो इसे गोल्ड कोर बनाना था, अपने वो जो पॉइजन बिल का बनाना था, क्योंकि देखो 2 इसके इसलिए बन गए थे क्योंकि गोल्ड कोर की आवश्यकता पड़ी नहीं थी, क्योंकि 2 लाइफ लैम्प थे, तो लाइफ लैम्प ही गोल्ड कोर में बदल जाते हैं हेवनली पैलेसेस के साथ साथ। और जू क्या सोच रहा था कि मैं तीसरे वाले को अपने लाइफ लैम्प से कंट्रोल करके चौथा हेवनली पैलेस को भर लूं, लेकिन वैसा नहीं हो रहा था। उसके उसके लिए पहले आपको तीसरा गोल्ड कोर डालना पड़ेगा तीसरे वाले हेवनली पैलेस में, तभी आप आगे जा सकते हैं। तो जू सोचता है कि चलो अभी नहीं भर सकता हूँ, तो इसको इस ऑरा को सी ऑफ कॉन्शियसनेस में रख लेता हूँ। तो जब तीसरा वाला मेरा पूरा हो जाएगा, तो ये जो ऑरा मैंने इकट्ठा किया उसको चौथे वाले में डाल दूंगा। ये फिर से और एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है और अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में भेजने लगता है। लेकिन तभी कुछ तो अलग होता है। जैसे ही एब्जॉर्ब कर रहा था ना, तो घोस्ट एम्परर जो माउंटेन था इसके कॉन्शियसनेस में, उसमें फ्लक्चुएशन हो, वो ऑरा जो इमोर्टल एनर्जी स्टोर करना चाह रहा था, घोस्ट एम्परर मानो एब्जॉर्ब करने लगते। जो छवि बनी थी इसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में, और ज्यादा वो चमकने लगती और डिटेलिंग आने लगती है इसके घोस्ट एम्परर के चित्र में। और ये अचंभित क्या होता है ना, कि जो चित्र बन रहा था इसके जैसा बन रहा था, घोस्ट एम्परर के जैसा नहीं बन रहा था। तो जहां पर ये और एब्जॉर्ब कर रहा था नाक के आसपास को, वो पूरा ग्रे पड़ जाता, मतलब खत्म हो जाता। ये अलग था, घोस्ट एम्परर माउंटेन से बिल्कुल अलग हो गया था, जो इसने सोच के अपने माइंड में बनाया था। उसी पहाड़ से बना था, लेकिन ये जू का वर्जन बन चुका था, ये इंडिपेंडेंट बन चुका था। तो थोड़ा सा ये शॉक्ड होता है इसके बारे में, ये सोचता है कि मास्टर से पूछूंगा। इधर जू अपने विचारों में था, कैप्टन खतरनाक भाई एब्जॉर्ब कर रहा, वो भी पूरा नाक को सुखा देता अपने साइड का। तब तक ये लेडी आ जाती है, खोपड़ी की तरफ चढ़ने लगती है, बहुत तेजी से वो भी एब्जॉर्ब करती है। और जो घोस्ट था ना इसके सरिया में, साइथ में जिसे हम बोलते हैं, वो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, या करने लगती, जो भी बोल लो। और पीछे में एक लेक की ओर प्रकट होती है उस लेडी के, ब्लडी लेक के। तो जू उस तरफ देखता है और उसका गोल्डन क्रो भी देखता है, और वो बता रहा था कि मानो वो भी एक इंपीरियल क्लास टेक्निक है, और फर्स्ट स्टेज पे नहीं है, सेकंड स्टेज पे है। कैप्टन इस बताते हैं कि कहा ऐसा जाता है कि बहुत सालों पहले आर्बिटर ऑफ डेस्टिनी और चर्च ऑफ डिपार्चर, इनके जो लीडर्स थे ना, वो होली लैंड से आए थे, और उन्होंने एक इंपीरियल क्लास टेक्निक दिया था चर्च ऑफ डिपार्चर के 9 ब्रांचेस को। 5 मैं नहीं बोलूंगा, 9 फैक्शंस को बोलूँ तो, लेकिन एनलाइटनमेंट उसमें हासिल करना बहुत मुश्किल काम, इसीलिए बहुत कम लोग इसमें सफल हो पाते हैं। और इस टेक्निक का नाम है द सेरेनिटी हेल ब्लड सीड ऑफ, और ये लड़की जो यूज कर रही है वही है। और टेक्निक बहुत खतरनाक है, इसमें आप भी सेक्रीफाइस हो सकते हो, मतलब आपकी भी जान जा सकती है। और ये जो वुमेन थी ना, जब ये सुनती है तो बहुत खतरनाक लुक देती है कैप्टन को, और एनर्जी एब्जॉर्ब करते जाती है।
लेकिन फिर ये अपने काम में लग जाते हैं और एब्जॉर्ब करना। और जू फील करता कि अब समय हो चुका है, क्योंकि धीरे धीरे ऑरा खत्म हो रही थी, कि जो क्लोन था ना वो ब्लैकिश कलर में आने लगता है। और जू भी कैप्टन को लुक देता है कि अब चलते हैं। कैप्टन उस लेडी की तरफ देखता है कि चलो मेरे बदले ये लेडी बोल, मतलब इस पे ही इल्जाम आएगा। तो बस जैसे ही कैप्टन नाक छोड़ता है ना, पूरी अपनी मैजिकल डिवाइसेस समझ लो रिलीज कर देता है जैसे भी। तो ये जो ऑरा था, प्रेशर था ना, वो उससे पीछे ढकेलने लगता है। जू भी यही करने को देखता है, लेकिन तभी जो क्लोन की नाक थी उसे गोल्डन लाइट निकलती है, गोल्डन ड्रॉप ऑफ लिक्विड प्रकट होता है। कैप्टन देखते है ये तो डाउ ब्लड है भाई, वॉइड रिटर्निंग का। नहीं नहीं, अब तो मुझे आना पड़ेगा। लेकिन कैप्टन के पास समय नहीं था, बहुत कम समय था ना, पीछे जा चुके थे। जू नोटिस करता है जो घोस्ट एम्परर माउंटेन था इसके अंदर में, वो भाई हरकत करता है। लड़की की भी आंखों में चमकता है और वो कूद जाती है ब्लड की तरफ। लेकिन जू तो जू था भाई, उसकी स्पीड ज्यादा तेज थी। तो लाल कपड़ों में जो लड़की थी भाई, नॉर्मल तक नहीं, बहुत टैलेंटेड थी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जिसके पास इंपीरियल क्लास की टेक्निक, और वो भी इतनी खतरनाक वाली। उसकी आंखें चमकती है, और वो जो ब्लडी लेक था ना उसके पीछे में, उसमें एक आंख सा बनता है, और वर्टिकल वाला मतलब लंबा आंख बनता है। प्रेशर उसमें से रिलीज होता है, और वो आंख जू की तरफ देखता है। जू इग्नोर मार देता है उस आंख को। लड़की जो थी उसके पास एक पैलेस था, यानी गोल्ड कोर में 1 पैलेस कल्टिवेटर था। ठीक है, इंपीरियल क्लास टेक्निक था सेकंड स्टेज में, तो 2 बैटल लेवल के बराबर है, 2 पैलेस लेवल के लोगों के बराबर। लेकिन इसको पता नहीं था कि जू कितना स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास 2 पैलेस है, और उनमें भी उसे वो कवर करके रखता था, तो उसका पावर लेवल जान पाना वैसे ही मुश्किल रहता था। और अपने इंपीरियल टेक्निक को तो रिलीज भी नहीं करता वो, जब तक आपका लाइफ और डेथ बैटल ना हो जाए और आप बहुत स्ट्रांग ना हो, तब तक जू के पावर का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और चीजें बहुत फास्ट होती है, और जू अब इस दौरान अपनी ऑरा रिलीज कर लेडी के अटैक को इग्नोर करके गोल्डन ड्रॉप वाला जो ब्लड था ना उसकी तरफ पड़ता है, तुरंत पकड़ता है। और क्योंकि देखो रिपल्सन तो लग ही रहा था, तो अपने को रिलीज कर देता, तो रिपल्सन इसको पीछे फेंक देता। तो इसकी स्पीड, क्योंकि देखो आप हवा की बहाव में जाओगे या नाव धारा की बहाव में, तो आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो वही काम ये करता है, पूरा फिजिक्स जो मैंने इसको सिखाया था यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता है। लेडी का जो चेहरा था देखने लायक था, किलिंग इंटेंट था उसके आंखों में। उसका वो जो एविल आई चमक रहा था ना, वो और लाल हो जाता। और वो बोलते तुम बहुत डिसेप्टिव हो, जिसको कि हम छलिया भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं भी 3 पैलेस वाला स्ट्रेंथ रिलीज कर सकती हूँ। ये अपने उंगली को काट, और जो ब्लड इसका आता है ना वो साइथ पे अपने गिरा देती है, जो वेपन थे इसका। तो वो जो ऑरा बन रही थी पीछे में इसका, वो इंपीरियल क्लास टेक्निक का, वो और लाल हो जाता है। कुछ मंत्र मारती है कॉल ऑफ डिपार्चर का, और डार्क सेरेनिटी मुझे ब्लेस करे, बैटल सोल और ज्यादा पावरफुल होकर निकले, डिपार्चर शुरू हो जाए, मतलब अपने मंत्र अंतर मारती है। वो आंखें और लाल होती जाती है, और इस लेडी के भी आंखें। एक मानो इसके पास अलग ऑरा आ चुकी, तो ये जू की तरफ देखती है और बोलती है वापस आ जाओ। मानो एक बुढ़िया की आवाज थी, मतलब ये वुमन खतरनाक ऑरा यूज कर रही थी, कि कोई एंशिएंट सोल को यूज कर रही थी, तो मानो उसकी बॉडी को पोसेस कर लिया था। और जो जब ये ऑरा ये फोर्स फील करता ना उस आवाज की, तो कांप सा जाता है, और अपने आप वो ऑरा इसको खींचने लगती है इसकी तरफ। कैप्टन चिल्लाता है कि ध्यान दो, ये लेडी चर्च ऑफ डिपार्चर की सीक्रेट मैजिक यूज कर रही है, एक बैटल सोल के साथ खुद को फ्यूज कर लिया। और जू फील करता अच्छा। और इस दौरान इसके अंदर जो घोस्ट एम्परर का ऑरा था ना, सी ऑफ कॉन्शियसनेस में वो चमकता है। जो पावर इसको बाइंड करने लगा था, बांधने लगा था जू को, वो कोलैप्स कर जाता है। जू फिर से भागने लगता है। लेकिन ये लेडी ऐसा नहीं कि जू को बांधना चाहती थी, वो तो बस डील ही करना चाहती थी, ताकि वो जू का पीछा कर पाए। तो क्योंकि इतने मौके का जब फायदा मिलता, वो तुरंत जू की तरफ बढ़ चुकी थी। लेडी बहुत क्लोज आ जाती है जू के, 3 पैलेस का बैटल प्रोवेस यूज करता, अपने साइड से जू पर अटैक कर देती। मतलब इस लेडी ने भी कभी 3 पैलेस वाले कल्टिवेटर्स को मारा था, तो ये काफी कॉन्फिडेंट थी। और वैसे भी इसके पास जो वो जो घोस्ट साइड था ना भाई, अच्छा तगड़ा लेवल का आइटम है, उसकी एक अलग इतिहास है। किसी भी वेपन को वो बाईपास कर सकता है, और डिफेंस में भी अच्छा काम करता है। कैप्टन फिर से चिल्लाते हैं बटी थोड़ा ध्यान दो, ये लेडी थोड़ा गंदा बैटल कर रही है। मुझे याद आ गया ये साइथ क्या है, ये एक चर्च ऑफ डिपार्चर का होली आइटम है, और ये कॉर्पोरियल नहीं है, मतलब हर एक तुम्हारे ना डिफेंसेस को ध्वस्त कर सकता है, आर पार निकल सकता है। मान लो बीच में तुमने दरवाजा बंद कर दिया, तो ये जो साइथ है ना दरवाजा को पार कर जाएगा बिना तोड़े हुए। और जू फील तो कर ही चुका था कि है तो खतरनाक ही आइटम, इस बंदी का सीक्रेट मैजिक भी तगड़ा था। तो जू अटैक को मतलब डॉज तो कर ले, लेकिन ऑरा की वजह से साइथ की ना इसका थोड़ा कल्टीवेशन अनस्टेबल होने लगता है। पहली बार इसने फील किया। लड़की फिर से साइथ को अपने घुमाती दोबारा, उसके जू के गर्दन पे अटैक करता। जू फिर से डॉज करता, कल्टीवेशन को अपने थोड़ा सा स्टेबल करने को देखता है, और जू ध्यान रख रहा था साइथ पर, समझ जाता अच्छा ये ऐसे काम कर रहा है। 5 अटैक ये लड़की कर चुकी थी, 6वीं बार करने जाती। जू समझ चुका था इस वेपन को, तो अपने राइट हैंड को आगे बढ़ाता इस वेपन को ब्लॉक करने के। और राइट हैंड आपको मालूम है जू का, वो तुरंत ही ना ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी कि कॉर्पोरियल से इल्यूजनरी हो जाता है। ये था इसका टेक्निक ग्रूक्लूम डाउसिंग आर्ट। तो किसी भी मैजिकल टेक्निक को ये भी इग्नोर कर सकता था। तो इस लड़की का जो अटैक था जू के हाथ के आर पार निकल जाता है, और ये अचंभित हो जाती है। जू का किलिंग इंटेंट अब पड़ता है, क्योंकि अपने ग्रूक्लूम आर्ट से, मतलब हाथ से जो राइट हैंड था, उससे क्या करता ना, साइथ का जो पीछे का हिस्सा था वो पकड़ लेता और खींचता अपनी तरफ, और सीधा ना अपनी खोपड़ी से इस लड़की के मास्क पर अटैक कर देता है। मतलब बोल सकते हो कि
हेड बैंग जो बोलते हैं ना वही करता है। लड़की चीखती है, उसके मास्क पर क्रैक्स आ जाते हैं। कैप्टन से जो कुछ टेक्निक यूज़ करता है, तो पीछे में एक मैसिव सी वाली ऑरा प्रकट होती है। 9 फोल्ड जो सुनामी अटैक था ना, यही वो यूज़ करता है। एक लहर सा बन जाता है, पहली लहर को यूज़ करता है। लड़की तुरंत ही अपने डिफेंसेस को एक्टिवेट करती है और पहले लहर को ब्लॉक कर देती है। ज़ू भी अचंभित नहीं होता क्योंकि लड़की थी तो टैलेंटेड। फिर दूसरी लहर को भेजती, तीसरे चौथे को एक साथ। लड़की का क्योंकि ध्यान पूरे लहर पर था, ज़ू जिस हाथ से साइड को पकड़ा, उधर से ना टाइनी जो बीटल्स थे इसके जो पॉइजन वाले, वो बढ़ने लगते। ज़ू को तो जानती नहीं थी वो कैसे काम करता है। फाइटिंग स्टाइल तो उसको ज़ू का पता नहीं था, वो कितना रूथलेस है। और सब फील होता है ये लड़का पहले तो थोड़ा अलग फील हो रहा है। कितना भी कोशिश करती ना, उस हाथ को छुड़ा नहीं पा रही थी वेपन को अपने। पहली बार क्योंकि इसने देखा था ना, शॉक्ड भी हुई थी कि इसका जो चर्च ऑफ डिपार्चर का अटैक था, ये वाला साइड का, कोई ब्लॉक नहीं कर पाता था सिवाय ज़ू के। लड़की ने बहुत मेहनत किया था, हार्ड वर्क किया था, स्लॉटर कर करके आगे बढ़ी थी। फैमिली इसकी पावरफुल थी, लेकिन फिर भी अगर आपको ग्रो करना है तो ऐसे चलना ही पड़ेगा। तो इसका जो शील्ड था ना, उसको बीटल्स कोरवोड करने लगते हैं। इस दौरान जो ज़ू का नवा सुनामी था, इसका डिफेंस उसको फोड़ फाड़ देते। ज़ू का किलिंग इंटेंट अब और बढ़ता, राइट हैंड को भी आगे बढ़ाता। इसके हाथ में ना वो डैगर आ जाता है आग से चलता हुआ, इस लड़की के गर्दन पे अटैक कर देता। खून भी गिरता है, लेकिन भाई लड़की का गर्दन अलग नहीं होता। ज़ू हैरान हो जाता है, थोड़ा एक डेडली क्राइसिस फील करता है। कैप्टन भी अचंभित हो जाता है और वो चिल्लाता है कि होली क्रैप, बड़ी भागो, इस लड़की के साथ कुछ तो गड़बड़ है। इसने इमॉर्टल सोसाइटी का जो सबसे खतरनाक आर्ट है ना, सुप्रीम आर्बिटर ब्लड विल डोमेन, उससे मास्टर कर लिया। उससे अगर तुम्हें मास्टर करना है, तुम्हारी 2 अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ होनी चाहिए। मतलब आपके आपके ही शरीर में समझ लो आपके 2 मूड रहते हैं, जैसे लड़कियों को आते हैं ना पीरियड्स के टाइम, कुछ वैसा। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, पर्सनैलिटीज़ आप समझती हो। एक ही शरीर में 2 अलग-अलग प्रकार के व्यवहार का होना। तो ये वियर्ड फ़ील होता है कैप्टन को, क्या ये लड़की चर्च ऑफ डिपार्चर की है या सुप्रीम आर्बिटर इम्मॉर्टल सोसाइटी की है? तो तुरंत ही साइड को रिलीज़ करता है और पीछे हटने लगता है। वुमेन के अंदर से एक रेड लाइट निकलती है, हेल ऑफ ब्लड में बदल जाती है और लड़की के मुँह से वो ऑरा निकलती है। तुरंत ही पहले अपने गर्दन को टच करती है, उसके बाद ऊपर फोकस करती है। तुम हो जिसने मुझे नुकसान पहुँचाया है। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनअल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ। और गाइस, मैं जो लिंक दे रहा हूँ ना, उससे भाई थोड़े कुछ सामान खरीद लो, इसमें बोनस का टाइम चल रहा है, मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा। खरीदना कैसे मैंने बहुत पहले बताया था कि मतलब आपको पता ही होगा कि कोई भी जो मेरा लिंक को यूज़ करो, उससे आप फ्लिपकार्ट पे चले जाओगे, या मिंत्रा अगर है, मिंत्रा का लिंक तो मिंत्रा का यूज़ करो। उसके बाद जो खरीदना है ना, वो सर्च कर लो, मतलब बंद मत करना फेसबुक या फ्लिपकार्ट को, और ऑर्डर कर देना। तो क्योंकि आपने मेरे लिंक के थ्रू फ्लिपकार्ट खोला था, तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कल एक वीडियो बना के भी डाल दूँगा।